बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 3 आव्यूह पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नमाला 3.2 के प्रश्नों को यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न जो प्रश्न नंबर 19 है वो क्या कहता है। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। कितने हजार रुपए का? 30,000 का। उसको दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। मतलब 30,000 को दो बॉन्डों में निवेशित करना है, कुछ भाग प्रथम बॉन्ड में और कुछ भाग द्वितीय बॉन्ड में। ठीक है, आगे कहते हैं प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज उसको मिलने वाला है। उसके बाद कहते हैं आव्यूह गुणन के प्रयोग से, आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा हमें यह निर्धारित करना है कि 30,000 के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें, जिससे कि व्यापार संघ को जो वार्षिक ब्याज है वो 1,800 रुपये और 2,000 रुपये प्राप्त हो जाए। यानी कि हमें दो प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं। एक बार तो हमें ब्याज का जो कैलकुलेशन है वो 1,800 रुपया चाहिए और दूसरी बार में बी क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें 2,000 रुपया चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 30,000 के दो भाग बनाने हैं। तो दो भाग बनाने हैं तो एक x मान लेते हैं। एक बॉन्ड में यानी कि प्रथम बॉन्ड में माना कि उसने x रुपया इन्वेस्ट किया। द्वितीय बॉन्ड में कितना करेगा? उसके पास टोटल रुपया 30,000 है, तो फिर उसको 30,000 में से x को माइनस कर कर बाकी का जो पैसा बचेगा वो दूसरे बॉन्ड में निवेश करना होगा। प्रथम बॉन्ड पे 5% ब्याज वार्षिक ब्याज मिलेगा उसको और द्वितीय बॉन्ड पे मिलेगा 7%। तो इसको मैट्रिक्स विधि से कैसे करेंगे तो देखिएगा बच्चों किस तरह से करेंगे। एक स्लाइड लेते हैं। माना x रुपये प्रथम बॉन्ड वह 30,000 माइनस x रुपये द्वितीय बॉन्ड में निवेश किए गए। तो देखिए बच्चों, एक निवेशित करने वाले बॉन्ड क्या क्या पैसे निवेश किए उसने? x रुपया और 30,000 माइनस x। तो इनका एक पंक्ति मैट्रिक्स बनाते हैं और प्रथम बॉन्ड जो है इसके अंदर x रुपया निवेश किया गया है और द्वितीय बॉन्ड में 30,000 माइनस x रुपया निवेश किया गया है बच्चों। ये एक पंक्ति मैट्रिक्स हो गया आपका। ठीक है, अब पंक्ति x प्रथम बॉन्ड में कितने किए हैं, जिसमें कि कितना प्रतिशत ब्याज है? 5% क्वेश्चन में बताया गया है। द्वितीय बॉन्ड में कितना है? 7%। तो इसका एक स्तंभ मैट्रिक्स आप बना लीजिए, क्योंकि x पर ब्याज कितना मिलेगा? 5%। तो 5% ऊपर रख देंगे हम और 7% नीचे रख देंगे। तो देखिए 30,000 माइनस x पर 7% आ जाएगा। जब पंक्ति का स्तंभ से गुणा होगा तो 5% से x गुणा हो जाएगा और 30,000 माइनस x 7% पर, क्योंकि ये द्वितीय बॉन्ड के लिए है। तो इस तरह से ये जो आएगा ये समीकरण बन जाएगी। ये ए वाला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, कितना ब्याज मिलना चाहिए? वार्षिक ब्याज कैलकुलेशन जो है 1,800 रुपया होनी चाहिए। तो इसका एक एकल मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। तो ये समीकरण कुछ इस तरह से बन गई। इम्प्लाइज दैट बच्चों, अब पंक्ति ये कितनी है? पंक्ति कितनी? 1 और स्तंभ कितने हैं? 2। इसके अंदर दो पंक्तियां, स्तंभ एक, गुणन संभव है, आपको दिखाई दे रहा है। 1 by 1 का एकल मैट्रिक्स प्राप्त होगा गुणन करने के बाद। तो क्या मिलेगा? देखिए ये मैट्रिक्स, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि x का गुणा करेंगे हम 5% के साथ प्लस 30,000 माइनस x का मल्टीप्लिकेशन होगा 7% के साथ और ये मैट्रिक्स इसके बराबर हो जाएगा एकल मैट्रिक्स, जिसमें एक एलिमेंट है 1,800। इम्प्लाइज दैट दो मैट्रिक्स बराबर हों तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। इसमें भी संगत अवयव एक ही है और इसमें भी 1,800 एक ही है, दोनों बराबर हो जाएंगे। x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x गुणा 7/100। 7% का मतलब क्या हुआ? 7/100 बराबर हो गया 1,800। इम्प्लाइज दैट बच्चों देखिएगा 5x प्लस 30,000 गुणा 7 माइनस 7x
बराबर 100 एलसीएम लेके राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 रुपया ये बन जाएगा, इधर वैल्यू आ जाएगी। 5x और -7x कितना हो जाएगा, -2x, और ये उधर में जाएगा राइट साइड में, तो ये 7 या 21 कैलकुलेट करके माइनस का साइन लग जाएगा राइट साइड में लेते ही। ये आपका 2,10,000 रुपया आ गया, और ये प्लस का 1,80,000। आप देखेंगे माइनस से माइनस हटाएंगे, 2 का भाग देंगे तो 2x का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके कितना आएगा, 30,000। x इक्वल टू इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा बच्चों का, 15,000। तो देखा बच्चों, आपने ये इक्वेशन बना के मैट्रिक्स विधि से x की वैल्यू निकाल ली। x क्या था, प्रथम बोर्ड में निवेश, तो x अगर 15,000 है तो दूसरा द्वितीय बोर्ड में निवेश है वो 30,000 माइनस x है, यानी कि वो भी कितना हो गया, 15,000। तो आप कहेंगे अतः 1,800 रुपया वार्षिक ब्याज के लिए प्रथम बॉन्ड में 15,000 व द्वितीय बॉन्ड में भी 15,000 रुपया निवेश करना पड़ेगा बच्चों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए आगे एक बी जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी भी इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि आपने 1,800 रखा था, तो यहाँ आपने जो मैट्रिक्स बनाया था वो x और 30,000 माइनस x जो मैट्रिक्स था आपका, और इनटू किया था आपने किससे, मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स का मतलब आपका पहला 5% और दूसरा 7%, और इक्वल टू आपने 1,800 लिया था, इस बार 2,000 का एकल मैट्रिक्स बना देंगे तो क्वेश्चन नंबर बी की इक्वेशन बन जाएगी, और इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे आप तो पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे तो x गुणा 5/100 आपका आएगा, और यहाँ पर आपका प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 आपका आ जाएगा बच्चों, और इक्वल टू आपका आ जाएगा 2,000, जैसे लास्ट में हमने ए में किया था उसी तरह ये इक्वेशन बन गई आपकी। इस बार आपको कितना ब्याज चाहिए, 2,000 ब्याज चाहिए, पहले 1,800 चाहिए था। आप आगे देखेंगे तो ये 5x हो जाएगा बच्चों का, ये आपका हो जाएगा 5x और 5x प्लस 30,000 इंटू 7 माइनस आपका 7x और 100 उधर में गुणा होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 लाख। आप देखेंगे इधर में ये कैलकुलेशन 5x और माइनस 7x ऑपरेट होके कितना बन जाएगा, -2x बन जाएगा। ये आपका 2 लाख माइनस 2,10,000, ये आप देखेंगे -2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10,000। आप देखेंगे कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके 5,000। x क्या था, प्रथम बॉन्ड में निवेश की गई राशि, यानी कि प्रथम बॉन्ड में 5,000, तो द्वितीय बॉन्ड में ये प्रथम बॉन्ड और द्वितीय बॉन्ड में जो निवेश की गई राशि है वो कितनी मानी हुई है आपकी, 30,000 माइनस x, तो x को 5,000 को घटाएंगे कितना आएगा, 25,000। तो 2,000 रुपया ब्याज, वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के लिए प्रथम जो बॉन्ड है जिसमें 5% वार्षिक ब्याज मिल रहा है उस पर 5,000 रुपया, और द्वितीय बॉन्ड में आपको 25,000 रुपया निवेश करना पड़ेगा। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहता है। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकानों में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें। तो जरा कैलकुलेट करें, 10 दर्जन जो हैं रसायन जो विज्ञान है, रसायन विज्ञान की पुस्तकें कितनी हैं, पुस्तकें हैं 10 दर्जन, यानी 10 × 12
बराबर कितना हो गया 120 पुस्तकें। दूसरा भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की बात करें कि पुस्तकें जो हैं वो कितनी दर्जन है, 8 दर्जन। 8 × 12 यानी कि 96 पुस्तकें हैं। और अर्थशास्त्र की हैं, अर्थशास्त्र की कितनी दर्जन है आपको दी गई है, 10 दर्जन, यानी 10 × 12 यानी कि 120 पुस्तकें आपके पास उपलब्ध है। आगे कहता है इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने पर दुकानदार को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। वही देखिए, पहले अपन पंक्ति मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम पुस्तकें लिख देंगे, और एक फिर स्तंभ मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें प्रत्येक पुस्तक की रेट लिख देंगे। पंक्ति गुणा स्तंभ करेंगे तो हमें कुल रेट, कुल विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो कितनी धनराशि प्राप्त होगी हम प्राप्त आव्यूह बीजगणित से कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। कुल धनराशि बच्चों को बतानी है। देखिए कुल धनराशि बतानी है तो आपका पंक्ति मैट्रिक्स पुस्तकों की संख्या का, रसायन विज्ञान की 120 पुस्तकें, उसके बाद भौतिक विज्ञान की 96 पुस्तकें, और उसके बाद आपकी अर्थशास्त्र की 120 पुस्तकें। आपने एक पंक्ति मैट्रिक्स बनाया। स्तंभ मैट्रिक्स इन पुस्तकों की रेट के बारे में बात करेगा। तो क्रमशः देखिए 80 रुपया किसका है, एक पुस्तक का रसायन विज्ञान का, तो सबसे पहले रसायन विज्ञान की पुस्तक का मूल्य लिख देंगे। उसके बाद किसका 60 रुपया, 60 रुपया किसका है आपका भौतिक विज्ञान की पुस्तक का, और 40 रुपया अर्थशास्त्र की पुस्तक का। ये जो राशि आएगी आपकी, ये कुल धनराशि प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर रसायन विज्ञान 80 से गुणा होगा जो कि रसायन विज्ञान की पुस्तक की रेट है, 96 60 से गुणा होगा, और 120 40 से गुणा होगा। तो 120 पुस्तकें अर्थशास्त्र की हैं, ये रसायन विज्ञान की, ये भौतिक विज्ञान की, ये अर्थशास्त्र की, ये अपनी अपनी रेट वालों से गुणा हो जाएंगे और कुल धनराशि आपके पास आ जाएगी। तो पंक्ति गुणा स्तंभ यानी कि 120 गुणा 80, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 120 80 से गुणा होगा, 96 60 से, प्लस 96 × 60 प्लस 120 गुणा 40। ये एकल मैट्रिक्स प्राप्त हुआ जो कि कुल धनराशि को शो करेगा बच्चों। देखिए कुल धनराशि क्या है इस बार, ये हो गया 9600, 12 × 96। अब 96 को 6 से किया 5760, ये हो गया। प्लस कैलकुलेशन करें तो 12 चौक 48, ये आपका ये रुपया आ गया। इनको जोड़ेंगे तो बच्चे देखिए कितना आएगा, इंप्लाइज दैट ये आपका 0 0 प्लस 0 कितना 0, फिर 0 प्लस 6 प्लस 0 कितना हो गया आपका 6 हो गया, फिर 8 8 और 7 कितने हो गए आपके 15 15 और 6 कितने हो गए 21 21 का 1 हो गया, 2 और 4 6 6 और 5 11 और 9 20। ये आपकी कुल धनराशि प्राप्त हो जाएगी। तो ये कुल धनराशि इस तरह से आपने आव्यूह बीजगणित से प्राप्त कर ली बच्चों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू पी ये 5 आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं। क्रमशः कितनी कोटि हैं, ये कोटि है एक्स की, ये कोटि है वाई की, ये कोटि है आपकी जेड की, और फिर आपकी डब्ल्यू की कोटि दी गई है, और फिर आपकी पी की कोटि दी गई। ठीक है, इन कोटियों के आव्यूह हैं। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए। देखिए परिभाषित किसको करना है, पी वाई को और डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू वाई को। सबसे पहले पी वाई की बात करते हैं। पी की कोटि आपके सामने है P क्रॉस के, ये आपकी कोटि। y इससे गुणा हो रहा है तो y की कोटि लिख दीजिए, y की कोटि है 3/k। देखिए पी वाई परिभाषित होगा, कब परिभाषित होगा,
यहां से निकल कर आएगा, पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों के बराबर हो। पहले मैट्रिक्स की कोटि देख के आप स्तंभ कितने हैं इसके अंदर k, और दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियां कितनी है 3, तो आप यहां से कहेंगे k बराबर 3 तो होना ही चाहिए, तब ये परिभाषित होगा। py की कोटि परिभाषित हो गया तो py निकल कर आ जाएगा, और py आपका प्रतिफल मैट्रिक्स है तो उसकी कोटि कितनी बनेगी, इसकी कोटि कितनी बनेगी। देखिए py की कोटि पहले मैट्रिक्स की पंक्तियां बाई दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ, यानी कि p बाई k बनेगी, और k की वैल्यू 3 तो p बाई 3 आपकी बन जाएगी, ये आपने बता दिया। दूसरा मैट्रिक्स है wy की कोटि क्या बननी चाहिए, w की कोटि लिखते हैं हम। w की कोटि देखिए दी गई है n/3, तो ये n/3 इसके पास में हम कोटि लिख देते हैं, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y से। y की कोटि है आपके पास 3/k। देखिए गुणन तो संभव है, क्योंकि प्रथम मैट्रिक्स w के जो स्तंभों की संख्या है वो 3 है, और y के पंक्तियों की संख्या 3 है, तो गुणन तो संभव हो गया। गुणन संभव होने के बाद में w इंटू वाई की कोटि क्या बनेगी बच्चों, प्रथम मैट्रिक्स की पंक्तियां, यानी कि थोड़ा ऊपर कर देते हैं, प्रथम मैट्रिक्स की पंक्तियां कितनी हैं n, द्वितीय मैट्रिक्स के स्तंभ कितने हैं k, n/k बनेगी। n/k का मतलब क्या हुआ, k की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड आउट कर रखी है 3, तो n/3 कोटि होनी चाहिए किसकी, wy की। अब देखिए py की कोटि, py तथा wy की कोटि समान होनी चाहिए। समान क्यों होनी चाहिए, दो मैट्रिक्स आपस में जुड़ते हैं या व्यकलन करते हैं तो उनकी कोटियां समान होनी चाहिए। तो पहला मैट्रिक्स py, दूसरा मैट्रिक्स आपका wy। py में wy तभी जुड़ सकता है जब py की कोटि wy की कोटि के समान हो, तो दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। तो py की कोटि आपने ऊपर क्या बताई, p/3, तो p/3 समान होनी चाहिए wy की कोटि के, यानी कि n/3 के। तो यहां से क्या इंप्लाइज होता है, अगर ये कोटियां समान है तो देखिए 3 3 के बराबर, p के बराबर क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। तो दो स्टेटमेंट आपके यहां पर निकल कर आए कि p बराबर तो n होना चाहिए। दूसरी बात क्या निकल कर आई, k बराबर 3 होना चाहिए। जिस ऑप्शन में ये प्रतिबंध मिल जाएंगे उससे हम कह सकते हैं कि py प्लस wy परिभाषित हो गया। तो देखिए यहाँ पर पहला देखिए k बराबर 3 है और p बराबर n है, बिल्कुल ये इसको परिभाषित करने में प्रतिबंध लागू हो जाएगा। बाकी k स्वेच्छ है, p स्वेच्छ है, k बराबर 3, ये दोनों चीज़ कहीं नहीं मिल रही है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः, वही क्वेश्चन है आपका, ये कोटियां दे दी, किसकी दे दी, ये x की, फिर किसकी दे दी, y की, फिर किसकी दे दी आपको, z की, फिर आपको w की दे दी, फिर आपको p की कोटि दे दी। ये कोटियां आपके पास उपलब्ध है। कह रहा है कि यदि n बराबर p तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। देखिए 7x में से 5z घट रहा है, व्यकलन हो रहा है। अब व्यकलन के लिए आपको क्या बताया गया है, एक मैट्रिक्स में से दूसरा मैट्रिक्स घटेगा या जुड़ेगा, कब जुड़ेगा, जब दोनों की कोटियां समान हो। तो मैं कहूं यहां पर देखिए, इसको ऊपर करके लिखते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं यहां पे 7x माइनस 5z की कोटि के बराबर होगी किसके, 7x की कोटि के या 5z की कोटि। कहां से निकल कर आया, दोनों अगर व्यकलन कर रहे हैं तो 7x और 5z की कोटियां समान होंगी, इनके तभी व्यकलन कर सकते हैं। अब 7x की कोटि का मतलब क्या हुआ, x की कोटि। क्यों, क्योंकि 7x की कोटि x की कोटि के बराबर होगी, या z की कोटि।
तो देखिए 7x माइनस 5z की कोटि बराबर या तो 7x की कोटि या 5z की कोटि, और 7x की कोटि किसके, x की कोटि के या फिर z की कोटि के बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी अदिश राशि से गुणा करने पर मैट्रिक्स की कोटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब x की कोटि जो भी होगी 7 से गुणा कर दिया जाए तो भी कोटि उसकी चेंज नहीं होगी, इसलिए 7x की कोटि x की कोटि के बराबर होनी चाहिए। तो 7x की कोटि की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x की कोटि, और 5z की कोटि की जगह z की कोटि। x की कोटि जो क्वेश्चन में आपको दी गई है वो कितनी है, 2/n, या आपको z की कोटि क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 2/p। तो आपने निकाल दिया 7x माइनस 5z की जो कोटि है बच्चों वो या तो 2/n होगी या 2/p होगी। आपका ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ये p/2 है, लेकिन 2/p नहीं है तो ये नहीं हो सकता। ये 2/n है तो 2/n आपके पास उपलब्ध है, 2/n हो सकती है। या तो ये कोटि होनी चाहिए या फिर ये आपका राइट आंसर हो गया, कौन सा, बी। तो इस तरह से बच्चों आपने प्रश्नमाला 3.2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।